स्वागत है कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं यानी क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों का। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि द्रवों के बहने का जो अविरतता का सिद्धांत था। अविरतता का सिद्धांत का मीनिंग है कंटिन्यूटी, लगातार बहने का। यानी कहने का मीनिंग है कि जब कोई द्रव लगातार बहता है तो उस वक्त उस पर एक सिद्धांत कार्य करता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत, यानी कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत है। ठीक है, तो आज हम इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इसको कि वाकई में ये है क्या। बच्चों, इस सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को से दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आप थोड़ा गौर से मेरे जो जो शब्द मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फिजिक्स में, कि अक्सर स्टूडेंट्स या तो सुन तो लेते हैं लेकिन उसको गौर नहीं कर पाते, उसको उसके बारे में गहराई से नहीं सोचते हैं। तो जो जो शब्द मैं यहाँ पर बोलूंगा इस सिद्धांत के बारे में, आपको उसको क्या करना, प्रत्येक शब्द को गौर से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना है। तभी आपके समझ में पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, यानी कि द्रवों के बहने का जो अविरतता का सिद्धांत है, वो तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, इस सिद्धांत को पहले पढ़ लेते हैं और पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाता हूं कि क्या इसमें, क्या इसकी रियलिटी, क्या इसकी वास्तविकता है। ठीक है, तो चलिए पहले सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा सिद्धांत, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो ध्यान से देखिए। सिद्धांत बोलता है कि यदि कोई असंपीड्य व आशान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली, पहले दो शब्द हैं असंपीड्य व आशान द्रव। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि असंपीड्य और आशान द्रव क्या होते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो मेरा अभी तक देखा नहीं है, उस वीडियो में मैंने क्या बोलते हैं असंपीड्य और आशान द्रव के बारे में बताए हैं। वो बच्चे उस वीडियो को ऊपर ये आई बटन पर देखिए, लिंक चल रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके समझ सकते हैं कि असंपीड्य और आशान द्रव क्या होता है। फिर भी मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि असंपीड्य और आशान द्रव क्या होते हैं। वो द्रव होते हैं जो गाढ़े नहीं होते, जैसे कि गोंद हो गया, तेल हो गया, चाशनी हो गया, चीनी की जो चाशनी होती है, ये असंपीड्य और आशान द्रव नहीं है, ये विस्कस द्रव है। विस्कस मीन्स गाढ़े, जिनमें गाढ़ापन होता है। और नॉन विस्कस मीन्स असंपीड्य और आशान, यानी कि नॉन विस्कस यानी कि वो गाढ़े बिल्कुल पतले होने चाहिए। जैसे कि पानी, स्वच्छ पानी क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है। तो स्वच्छ पानी की तरह जितने भी द्रव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, असंपीड्य व आशान द्रव होते हैं। तो इस तरह का द्रव क्या होता है, जब किसी ऐसी नलिका में बहता है जिसका कि असमान अनुप्रस्थ काट होता है। यानी कि असमान अनुप्रस्थ काट का मीनिंग हो गया कि वो उसका, उस नलिका सभी जगह क्षेत्रफल एक जैसा नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए। आप जैसे ये मार्कर आप देखिए, ये मार्कर यहां से लेकर यहां तक आपको दिखाई दे रहा, लगभग समान क्षेत्रफल का है। तो एक समान तरह का नलिका आपके पास नहीं होनी। जैसे पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप जैसे आप खेतों में पानी डालते हैं, तो वो पानी का पाइप क्या होता है, समान अनुप्रस्थ काट वाला होता है। हमको समान अनुप्रस्थ काट वाला नहीं बल्कि असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली चाहिए। तो ये वही चीज बोल रहा था, मैंने पहले बोला था, प्लीज आप शब्दों को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए आप और चिंतन कीजिए। तो असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में जब वो बहता है, धारा देखिए प्रवाह बहता है, यानी कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये जो सिद्धांत लागू होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होगा, बहते हुए पानी पे लागू होगा। रुके हुए पानी पे ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। और बहते हुए पानी भी किस तरह का पानी, किस जगह में बहना चाहिए, एक ऐसी नली में, एक ऐसे पाइप में जिसका कि क्षेत्रफल सभी जगह के अलग अलग हो, असमान क्षेत्रफल हो। अनुप्रस्थ काट मीन्स असमान, मतलब क्षेत्रफल उसका जगह असमान हो, यानी कि पाइप कहीं पर मोटा हो, कहीं पर पतला हो, इस तरह से, या ये इस तरह से आपके पास क्या होना चाहिए, वो पाइप होना चाहिए। आपको शायद इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, आपने बर्नौली का सिद्धांत पढ़ा हुआ। बर्नौली के सिद्धांत में आप इसी तरह के पाइप की बात करते हैं जिसमें पानी आपका इस तरह से बहता है, यहां से बहता है, ठीक है, इस तरह से बह रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि इस तरह की अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह बह रहा हो तो नली में प्रत्येक स्थान पर, यानी कि इस नली में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो यहां पर हो, इसके यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, कहीं पर भी हो, प्रत्येक स्थान पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जहां पर जिस भी पॉइंट की हम बात करें, मैं यहां पर की बात करूं, तो इस नली के इस हिस्से के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उस पॉइंट पर द्रव के वेग, यानी कि इस क्षेत्रफल पर द्रव का वेग जो भी होगा, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एक नियतांक होगा, यानी कि नियत होगा। कहने का मीनिंग है कि अगर मैं यहां पर क्षेत्रफल और वेग को गुणा कर दूं
और यहाँ पर भी क्षेत्रफल और गुणा वेग को गुणा कर दूं, और यहाँ पर भी क्षेत्रफल गुणा वेग को, पानी के वेग को गुणा कर दूं, तो इन तीनों जगहों पर गुणा करने पर जो गुणांक आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी सब जगह एक जैसे आएगा। ये बोलता है क्या, जो आपके द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत, वो यही बोलता है कि प्रत्येक स्थान, नली के भीतर प्रत्येक स्थान पर नली के क्षेत्रफल, उस पॉइंट पर, उस जगह पर नली का क्षेत्रफल और उस जगह पर पानी का वेग, दोनों को गुणा कर दे तो ये उसका गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। चाहे वो इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पर, नहीं प्रत्येक पॉइंट पे यहाँ पर गुणा करेंगे तो वही निकलेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो वही निकलेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो सेम चीज निकलेगी। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जैसे मान लीजिए, मानो ये आपका पाइप है, ये पाइप दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये चौड़ा हिस्सा, ये पतला हिस्सा, यानी कि असमान अनुप्रस्थ काट है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और पानी का वेग मान लीजिए आपके पास क्या है, V1 है। यहाँ पर मैं मान ले तो मान लीजिए A2 है क्षेत्रफल, और पानी का वेग क्या है यहाँ पर आपका V2 है। होप आपको दिखाई दे रहा हो, ये V2 है। तो इस तरह क्या होगा, चित्र से क्या हो जाएगा, चित्र से व सिद्धांतानुसार क्या हो जाएगा, सिद्धांत क्या हो जाएगा कि इस हिस्से में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल, यानी कि A1 इंटू अगर मैं V1 कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, A2 इंटू V2 के बराबर होगा, यानी कि ये होगा आपका A2 इंटू V2 के बराबर होगा। तो यही, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं, अगर इसका एक कॉमन रूप लिखूं तो A इंटू V इक्वल टू नियतांक, क्या होगा, नियतांक, जिसको कि मैं K मानकर चलो, यानी कि A इंटू वी बराबर आपको क्या जाएगा, K। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी बोलता है कि पानी के वेग का और नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणांक एक नियतांक होगा। ये तो एक जनरल सिद्धांत में बना दिया। यहां पर आप एक चीज गौर से देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये K एक नियतांक है। अब आपको पता है अगर यहां से अगर मैं V का मान निकालूं, यहां से अगर मैं V का मान निकालूं तो V का मान क्या निकल जाएगा, जाहिर सी बात है K अपॉन A निकल जाएगा, K अपॉन A, यानी कि V इक्वल टू आपको क्या निकल गया, ये वेग है, अब क्या निकल, V इक्वल टू क्या निकल, K अपॉन A निकल गया। K जहां पर नियतांक है, तो अगर मैं इस नियतांक को यहां से हटा दूं, यानी कि इसको ये हट जाएगा तो ये बराबर का निशान चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है अगर मैं K को यहां से हटा दूं तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन A, यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये समीकरण ये बोलता है कि अगर नियतांक को हटा दें तो क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। इसका मतलब है V जो है A के V तो कर्मानुपाती है, यानी कि उल्टा है। इसका मतलब क्या होता है, यदि A बढ़ेगा तो V घटेगा और A घटेगा तो V बढ़ेगा। इसका इस फॉर्मूले का मीनिंग ये होता है, A बढ़ेगा तो V घटेगा और A घटेगा तो V बढ़ेगा। यानी कि क्षेत्रफल अगर आपका बढ़ेगा तो पानी का वेग कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल यदि कम होगा तो पानी का वेग बढ़ जाएगा। होता नहीं सर, आपने अक्सर देखा होगा जो क्यारी वगैरह में, बगीचे वगैरह में आप जिस पाइप से पानी देते हो और जहां आप पहुंच नहीं पा रहे, आप क्या करते हो, उस पाइप का मुंह आगे से क्या करते हो, पतला कर देते हो, ताकि क्या होता है, पानी दूर तक जाए। इसका मतलब कि दूर तक जाएगा मीन्स पानी का वेग बढ़ा देते हो आप। तो पानी का वेग इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप क्षेत्रफल कम कर देते हो, इसलिए पानी का वेग बढ़ जाता है। और पुनः उस क्षेत्र आपको छोड़ दो, आप पाइप को जहां पर आपने अंगूठे से यूं दबा रखा है, अगर उसको आप छोड़ दो तो यानी कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो पानी के धीरे धीरे वापस आ जाए, यानी कि पानी का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये सिद्धांत ये तो बोल रहा है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो पानी का वेग कम हो जाता है, और क्षेत्र यदि कम हो जाए तो पानी का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। वो पाइप में ऐसे तो होता है, जो पाइप से आप पानी डालते हो उसका मुंह दबा करके आप उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा देते हो, कम कर देते हो। ये कब होता तो तुरंत ही पानी का वेग क्या होता है, बढ़ जाता। और जैसे ही आप इसका मुंह मतलब चौड़ा कर देते हो, यानी कि उसका पाइप का मुंह खोल देते हो, चौड़ा कर देते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वी क्या होता है, कम हो जाता है। तो यही आपका क्या है, द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये आप देखा, ये चित्र देखा आपको याद आएगा ना, बर्नौली के सिद्धांत में आप इसी चित्र, ऐसे चित्र बनाते हो, क्योंकि बर्नौली के सिद्धांत में, बर्नौली के परिमेय में भी आप क्या करते हो, इसी तरह के एक नलिका का उपयोग करते हो और वहां पर बर्नौली के परिमेय को क्या करते हो, प्रूफ करते हो, सिद्ध करते हो, उसका प्रतिपादन करते हो। तो वो बर्नौली की थ्योरम में आपको बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने अभी आपको द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत बताया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो शायद मेरा है कि द्रव, बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है, मैं उस पर बनाऊंगा। उसके बाद फिर बर्नौली थ्योरम बताऊंगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और
जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नहीं है उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि सामने ही आपको तीर का निशान बता रहा है। ऐसा करने पर क्या होगा, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ और एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।